नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रत्यक्ष। रुक लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का। उत्तराखंड में बीजेपी की शानदार बहुमत तो हासिल कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी के खटीमा से हार जाने के चलते बीजेपी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है। और वैसे देखा जाए तो हार के बावजूद धामी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। पार्टी के लिए धामी के नाम पर मुहर लगाने का फैसला करने की एक और बड़ी वजह हो सकती है कि पिछले कार्यकाल में धामी का छोटा सा कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा था और लोगों को भी काफ़ी सराहना करनी पड़ी थी उनकी। बहुमत की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। उसके बाद चूंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें सभी वरिष्ठ लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीज़ों का आगे कैसे होना है, उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी चर्चा ज़्यादा रही है? नहीं, देखिए, ये तो पार्टी का हाईकमान और विधानमंडल दल क्योंकि एक प्रक्रिया है। 24 मार्च को हमारी जो ये विधानसभा है, इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा, कल चलेगा। विधायक दल की बैठक कल शाम को। हाँ, मैं देहरादून जा रहा हूँ। नहीं, मैंने बताया था वो तो मुख्यमंत्री को लेकर क्या चर्चा रही सर? कल विधानमंडल दल की बैठक होगी सर। मुख्यमंत्री चेहरा साफ है सर? धामी जी का चेहरा साफ है क्या? मुख्यमंत्री को लेकर सर आप क्या देंगे? बहुत सारे चेहरे हमारे पास। आप रेस में हैं? आप जो सुझाव देंगे उसको हम आगे बढ़ा देंगे। जो सुझाव आप लोग देंगे बढ़ा देंगे आगे। नहीं, आप 4 साल आपने सरकार बहुत अच्छे से चलाया। जो चुने हुए थे सारे संगठन के लोग। आपने 4 साल सरकार बहुत अच्छे से चलाया, तो आपके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, तो वहीं विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने और 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भी बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर उठापटक लगातार जारी है। जीते हुए विधायक लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पार्टी हाईकमान अभी भी मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस में है। रविवार को बीजेपी में विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली चले जाने के चलते यह बैठक टाल दी गई। सूत्रों की माने तो विधायकों को बैठक मंगलवार को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी जोशी होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पद के चेहरा घोषित किया जाएगा। और आपको बता दें कि विधानसभा परिणाम घोषित होने के 9 दिन बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री को लेकर संशय बरकरार है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व सही समय पर सारे विधायकों की राय मशवरा जल्द कर ले और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। परेशानी क्यों है? आप इतने दुविधा में क्यों हैं? नहीं, दुविधा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा यह हम समझाने की कोशिश करते हैं कि 4 राज्यों में पुनः भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिला है। तो 4 राज्यों में से हमको तैयारियां करनी है। उत्तर प्रदेश इतना विशाल प्रदेश है, ठीक हो गया। कैसे और बेहतर संतुलन साध कर सभी वर्गों को, युवाओं से महिलाओं से जाति संप्रदाय सभी वर्गों को अच्छा प्रतिनिधित्व दे सकें, थोड़ा ये दिक्कत है। दूसरा, कहीं दिक्कत इस बात की नहीं है कि यहाँ सरकारें हमारी रिपीट हो रही हैं। सत्ता का स्थानांतरण नहीं होना है। कार्यवाहक रूप में भी हम ही काम कर रहे हैं और पूर्ण रूप से भी हम ही को काम करना है। तो सिस्टम अपना काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत हो या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, हम सब लोग जो हैं परंपराओं का, जो अपना नक्षत्र हैं, शुभ मुहूर्त क्या हैं, उसका भी विशेष ख्याल रखते हैं। और उत्तराखंड तो वैसे ही देवभूमि है, आध्यात्म की भूमि है और यहाँ विशेष जो है परंपराओं का जो शुभ मुहूर्त, इसका ध्यान रखना पड़ता है। होलाष्टक समाप्त हो गया है। अब होलाष्टक के समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में ही विधायक दल के नेता का चयन हो, शपथ हो सरकार के। तो है उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के बाद अगर बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार अंतिम निर्णय नहीं कर पाई है और ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री किसे चुनती है उनका आंतरिक मामला है, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनको बहुमत दिया है। ऐसे में उनकी अपेक्षा है कि बीजेपी ने जो वादे चुनाव के दौरान किए हैं उन वादों को सरकार जल्द पूरा करे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसे नहीं बनाते हैं, वहाँ एक दावेदार है या 100 दावेदार हैं, हमको इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दिया है, तो हम सरकार से ज़रूर ये अपेक्षा करते हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आपको बता दें कि 10 मार्च को घोषित हो गए थे। वहीं अभी तक बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार संशय बरकरार है। मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं होने के कारण कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा, बीजेपी पुष्कर सिंह धामी को क्या एकमात्र ऐसा चेहरा समझती है? बीजेपी में मुख्यमंत्री के पद लायक क्या कोई दूसरा चेहरा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? क्यों उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का अवसर नहीं मिलता? हरीश रावत जी अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो उसके बाद रंजीत रावत जी का कुछ बयान आ जाता है। लगता नहीं कि पार्टी के बड़े नेता भी इससे असहज हो रहे हैं। जब बड़ा दल होता है तो इस तरह की छुटपुट घटनाएं होती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ टवल देखिए ना, आज 10 दिन हो गए हैं मतगणना की तारीख से लेकर आज तक राजनीतिक अस्थिरता की तरफ पूरे प्रदेश को झोंक रखा है। इतना सिर्फ टवल, इतना धड़ेबाजी, इतनी गुटबाजी वहाँ है कि एक चेहरे पर या एक नाम पर सहमति, आम सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में जो वहाँ की गुटबाजी है उसके बारे में भी कुछ बात कर ली जाए, क्योंकि सत्तारूढ़ दल में जब गुटबाजी होती है, जो पिछले 5 साल हमने नूरा कुश्ती झेली है इनकी, उससे प्रदेश के विकास पर फर्क पड़ता है। कांग्रेस तो मुख्य विपक्षी दल है। ऐसे में हमारे घर में क्या चल रहा है वो हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के अंदर अगर इस तरह की धड़ेबाजी देखने को मिलती है या नूरा कुश्ती चलती है तो उससे प्रदेश के विकास अवरुद्ध। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद आपको बता दें कि ठीकरा अकील अहमद के सिर फोड़े जाने को लेकर पार्टी में काफ़ी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अगर उनके निष्कासन से पार्टी को संजीवनी मिलती है तो वह निष्कासन के लिए तैयार हैं। अकील अहमद ने विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की थी और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से हमलावर दिखे और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना। ऐसे में अब हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर हार का बड़ा कारण मानते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अकील अहमद ने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बयानों से आहत हूं। अकील अहमद ने कहा कि हरीश रावत कह रहे हैं कि उनकी बेटी को हराने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान दिया गया, जबकि मुझे बिठाने के लिए मोहन प्रकाश सामने आए। देखिए इसमें जो है, और हमें कहा कि आप पुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि खाली जो है मैं इसमें खाली मुस्लिमों के लिए, इसमें जो है मुसलमान भी, हिंदू भी, सारे सिख ईसाई भाई, हर यूनिवर्सिटी में जो है सबका दाखिला होता है, सब जो है पढ़ते हैं। तो ये शिक्षा को लेकर जितना बड़ा मोमेंटम जो है बीजेपी ने बनाया, बीजेपी के पास उन्होंने कोई काम किया नहीं। जो जनता से वादा किए थे उन वादों पे जो है बीजेपी खरी नहीं उतरी। उन्होंने इस मुद्दे को बना के जो है, मैं समझता हूँ कि उससे उन्होंने मुद्दा बनाया, लेकिन जनता ने उन्हें जनादेश दिया। अब जनता ने उन्हें जनादेश किस विषय में दिया या और उनके राष्ट्रवाद पे दिया, ये तो जनता जाने दे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान इतना बड़ा बयान नहीं था कि जिस पे जो है कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमें नुकसान हुआ जो है। और हमारे जो अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी, उनकी उन्होंने जो कहा बड़े शर्मनाक बात है जो है, मैं निंदा करता हूँ उनके बयान की। उन्होंने ऐसा बयान दिया कि उस व्यक्ति के पास कोई पद नहीं था, वो हमारा पदाधिकारी नहीं था। मैं तो पहले से जनरल सेक्रेटरी प्रीतम सिंह जी के समय में सचिव रहा, उसके बाद प्रीतम सिंह जी ने मुझे महामंत्री बनाया। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है जो है। तो खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है, जहां पर आपको बता दें नगर पालिका की टीम ने सोंग नदी भनियावाला के पास कुछ लोगों को गाड़ी में भरकर लाए गए कूड़े को इधर उधर फेंकते हुए मौके पर पकड़ा है। ये लोग गाड़ी में लाए कूड़ा करकट को इधर उधर फेंककर भागने की तैयारी कर रहे थे। मौके पर आपको बता दें कि पालिका की टीम ने पहुंचकर पकड़ लिया और 5000 का जुर्माना वसूला। नगर पालिका में स्वच्छता सर्वेक्षण भी चलाया जा रहा है, जिसको लेकर नगर पालिका को स्वच्छता में नंबर 1 बनाए जाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि नगर पालिका लोगों से बराबर शहर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील कर रही है। उन्होंने बताया कि शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डाल रहे थे? आज हम लोग निरीक्षण में निकले थे, नगर पालिका की पूरी टीम, ये कूड़ा फेंकने वाले जो जगह जगह पे कूड़ा फेंकते हैं तो उनको चिन्हित कर रहे थे। उसी क्रम में अभी डोवाला पुल से गुजरते हुए गाड़ी हम लोगों को कच्चे पुल पे दिखाई दी, तो हम लोगों ने इसको मौके पे पकड़ा। इसके अंदर कूड़ा था जिसको ये कूड़ा नदी में डालने का प्रयास कर रहा था, तो मौके पे हम लोगों ने इसको पकड़ के इसमें 5,000 रुपये जुर्माना अंकित किया और भविष्य में से चेतावनी दी कि इस प्रकार का कूड़ा कभी भी इस तरीके से नहीं डालेगा। और साथ ही हमारे द्वारा निरंतर जगह जगह एंटी लिटरिंग एक्ट के मैसेज लगाए जा रहे हैं, तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कूड़ा वो नगर पालिका की गाड़ी को दें और नगर पालिका के डस्टबिन में डालें। क्या बताया गया चालक द्वारा, कहाँ से लाया जा? इनके द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि ये किसी कैंटीन का कूड़ा है और जोली ग्रांड, हिमालयन जोली ग्रांड का नाम। तो है बड़ी संख्या में पर्यटक हर की पौड़ी में इस समय आपको बता दें घूमने आते हैं और हर की पौड़ी में गंगा का पवित्र डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं। इससे हरिद्वार में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यातायात निरीक्षक विकास पुंजी ने कहा कि शनिवार रविवार को लोगों की भारी भीड़ होती है और यातायात को नियंत्रित किया जा रहा है। एक पार्किंग भर जाने से लोगों को दूसरी पार्किंग में शिफ्ट किया जा रहा है। ये सैटरडे कल और आज संडे के दिन काफ़ी भीड़ बढ़ रही है, काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं वाहन जो हैं बाहर से आ रहे हैं, तो ये ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है। हाईवे पे काफ़ी ट्रैफिक है, तो प्रॉपर ढंग से ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है। सर पार्किंग हम देख रहे हैं, पार्किंग पूरी तरह से फुल पड़ी हुई है, क्या डाइवर्जन करने की भी स्थिति आ रही है कोई? नहीं, अभी तो डाइवर्जन करने की स्थिति नहीं है, अभी तो पंथदी पार्किंग फुल हुई है और जो पार्किंग फुल हो रही है तो हमारे तो वहीं होली की छुट्टियां खत्म होते ही मैदानी क्षेत्रों में वापस लौट रहे यात्रियों के बीच सीट के लिए मारामारी मची रही है। लोगों को बस अड्डे और सड़कों पर बस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। लोग अपने गांव से होली मनाकर वापस मैदानी क्षेत्रों के लिए रवाना हो रहे हैं और सुबह से ही लोग उत्तराखंड परिवहन निगम के कोटद्वार डिपो में पहुंचे, तो वहीं कुछ ही समय में यात्रियों की भीड़ जमा हो गई और एक के बाद एक बसें भरकर जाने लगी। बसों की कमी के चलते लोगों को घंटों बसों का इंतजार करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। अपने गांव से आया हूँ, लेकिन मुझे आना दिल्ली है। मुझे अराउंड 45 मिनट्स अराउंड हो गए हैं, बट अभी तक बसें आ रही हैं वो 2 मिनट भर जा रही हैं। 1 घंटे में अगर एक बस लगाओगे तो कोई बंदा कैसे जाएगा? 1 घंटे में एक बस लग रही है, बल्कि अभी और लोग भी देख लो कब से खड़े हैं, बसें वहाँ पे खड़ी हैं, कोई चल नहीं रही है। तो उत्तराखंड सरकार के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका? एक क्या करें इसका, कुछ तो करें, कम से कम ट्रेन चलाओ, थोड़ी सी वो करो। वो उसका टाइमिंग है 3 बजे का टाइमिंग है, उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। बस कम से कम देखना, आप मुझे देखना यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ कम से कम 11:30 बजे। मैं कम से कम, मुझे खुद पे ट्रस्ट है कि मैं कम से कम यहाँ पे 1:30-2 बजे तक बैठा रहूँगा, जहाँ तक लग रहा है मुझे। बसें आ रही हैं 1 घंटे से वहाँ पे खड़ी हैं, सब बेचारे अंदर भाग रहे, बाहर भाग रहे, अंदर भाग रहे, बाहर भाग रहे, किसी के लिए। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे वीकेंड पर गंगा में राफ्टिंग करने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रविवार को भी मुनिकेरेती क्षेत्र में राफ्टिंग करने वाले हजारों पर्यटक पहुंचे और आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान पर्यटकों ने राफ्टिंग का जमकर लुत्फ उठाया। शिवपुरी से लेकर मुनिकेरेती तक गंगा रंग बिरंगी राफ्टिंग से घिरी हुई नजर आई। पर्यटकों के क्षेत्र में पहुंचने से पहले परिवहन और तमाम प्रकार के व्यापार करने वाले दुकानदारों के चेहरे पर खुशी दिखी। तो वहीं पर्यटकों की संख्या को देखकर कहा जा सकता था कि शहर का व्यापार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। पुलिस ने पर्यटकों के नियमानुसार राफ्टिंग करने की अपील की। के अंदर जो है हजारों की तादाद में पर्यटक यहाँ लुत्फ उठाने पहुँच रहे हैं। आइए मैं अपने कैमरामैन की मदद से दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से यहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मुन्नी की रेती पे अभी हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जो है पूरी तरीके से पार्किंग फुल हो चुकी है। पर्यटक जो है राफ्टिंग व्यवसायी जो है यहाँ पर और जो यहाँ अन्य कैंपिंग व्यवसाय हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं। कहीं ना कहीं इसका रोजगार पर फर्क पड़ता दिख रहा है। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से ANB न्यूज़ के लिए सागर रस्तोगी। तो उद्यान विभाग पौड़ी की ओर से आपको बता दें कि कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए, इसके साथ ही पलायन पर रोक लगाने के लिए एप्पल मिशन के तहत सेब की खेती का लाभ पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है। वहीं मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर DK तिवारी ने बताया कि एप्पल मिशन के तहत जनपद पौड़ी के 9 किसानों को 4,650 पौधे दिए गए हैं, जो कि 1.86 हेक्टेयर भूमि पर सेब की खेती कर रहे हैं। इस हाइब्रिड पौधे की विशेषता यह है कि इसमें से करीब 2 साल में फल आने शुरू हो जाते हैं और इन फलों का रंग और गुणवत्ता बेहतरीन होती है और बाज़ारों में इनकी बहुत मांग है। सेब की खेती से जहां एक और पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोका जा सकता है, साथ ही कृषकों की आय में भी वृद्धि की जा सकती है। एक नई तकनीकी नया तरीका, नए प्रकार के रूट स्टॉक को हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अंतर्गत एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत भी 9 किसानों को चयनित किया गया है,
जिनके टोटल 1.86 हेक्टेयर ज़मीन पर 4650 पौधे रोपित किए गए हैं। इस सेब की विशेषता ये है कि इसकी रूट बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से पौधों को भोजन अच्छी तरह मिलता है और इनके जो फल आते हैं उनकी गुणवत्ता, उनका रंग बहुत बेहतर होने की वजह से बाज़ार में अच्छा रेट प्राप्त होता है। साथ ही साथ ये जल्दी फल देते हैं और 2 साल में लगभग फलत में आ जाते हैं, जिसकी वजह से किसान को। और अब उत्तराखंड में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद अब उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों के, जहां पर उत्तराखंड परिवहन टैक्स जमा करने के ऑनलाइन साइट बंद होने के चलते श्रद्धालुओं को मुसीबत बढ़ गई है। आरटीओ बैरियर, चरुबेटा, मुडेली जगह जगह बसें रोकी रहीं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में ऑफलाइन टैक्स जमा होने बंद हो चुका है और जिसके चलते हजारों श्रद्धालु खटीमा बॉर्डर पर फंस गए हैं। वहीं अलीगढ़ से आई श्रद्धालुओं की बस के चालक विशाल ने बताया कि सुबह 5 बजे से फंसे होने के चलते परिवहन विभाग के अधिकारी फोन उठाने तक को तैयार नहीं है। आए हुए हैं, रात को 5 बजे से काफ़ी परेशान है। यहाँ से परमिट ना कटने के कारण पूरी रात हो गई हमें बैठे बैठे। अभी तक आने जाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं हो पा रही है हमारे। परमिट कट जाए तो हमारे यहाँ खुद की गाड़ी खड़ी हुई है, आगे जाएं ताकि हम। तो होली के बाद से वीकेंड पर लगातार तीर्थ नगरी ऋषिकेश में उमड़े पर्यटकों की राफ्टिंग में रोमांच और कैंपेनिंग का जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इसी को लेकर दूसरे राज्य से आने वाले पर्यटक लक्ष्मण झूला और राम झूले की पवित्रता को तार तार करते नजर आ रहे हैं, जिसमें एक लड़का और लड़की लक्ष्मण झूला गंगा घाट के किनारे खुलेआम शराब के पैक छलकाते हुए नजर आए। यही नहीं, गंगा के बीच मोटर बोट पर बैठकर शराब पीने तक की बात कह रहे हैं। जब एक गंगा भक्त ने उन्हें इस कृत्य के लिए रोकने की कोशिश की तो वह बहस करने लगे। समझाने के बावजूद लड़का और लड़की मां गंगा की आस्था को ठेस पहुंचाने से पीछे नहीं हटे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और मां गंगा की आस्था में रखने वाले गंगा प्रेमी ऐसे पर्यटकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ये मामला जो है, मैं यहाँ लक्ष्मण झूला जो ये नाव घाट है, यहाँ पे मैं डेली गंगा जी में सुबह यहाँ पे हम लोग आते हैं और अपना 5 या 5:15 बजे का टाइम रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि मैं आता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैं गंगा जल लेता हूँ। उसके बाद क्या है कि यहाँ देखता हूँ कि 2 लोग यहाँ पे, 2 पर्यटक, एक लड़का की लड़की, वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर वो मेरे पास आते हैं, उनके पास 2 गिलास में दारू रहती है। फिर वो मेरे से पूछते हैं, फिर मैं उनको सीधा, अब गुस्सा जाहिर सा बात है, गंगा जी किनारे अगर कोई ड्रिंक करेगा या कोई आपत्तिजनक कोई ऐसी कुछ बातें करेगा, चीज़ें करेगा, तो सबको गुस्सा आएगा। और मेरा एक स्थानीय निवासी होने के कारण मैंने उनको विरोध किया और उनको रोका कि भैया यहाँ पे ड्रिंक करना अलाउड नहीं है, आप अपने रूम में जाके करें, जो करना है आप अपने रूम में करें। इस घाटों को गोवा जैसी स्थिति में ना लाए कि जैसे गोवा में चलता है, यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं, हम लोग यहाँ पे, हमारा एक कर्तव्य भी है कि हम लोग इनको यहाँ पे रोकें और टोकें। हम हमेशा यहाँ पे रोक टोक करते हैं, चाहे वो शाम का समय हो, चाहे वो रात का समय हो, चाहे वो दिन का समय हो। जब भी हम फ्री होते हैं, हम एक बार घाट का जरूर चक्कर लगाते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक घाट का चक्कर लगाते हैं। जो भी हमें ऐसी स्थिति में दिखता है, हम उसको डांटते हैं, फटकारते हैं। इससे ज़्यादा हो तो हम लोग पुलिस थाने में उसको जाके सुपुर्द कर देते हैं। होली के कारण उनको सुबह पुलिस के हवाले इसलिए नहीं किया गया ताकि होली का त्यौहार है, सबका त्यौहार है, लेकिन जो ये गंदगी इन्होंने यहाँ पे मचा रखी है, इसके कारण हम लोगों ने इसको डांटा। मैंने इनको बहुत बुरी तरह से डांटा है, और ताकि ये भविष्य में ऐसा काम ना करें। इनकी इसलिए वीडियो वायरल इसलिए भी करनी पड़ी ताकि और लोग इस चीज़ को देखें, और गंगा जी में जो हरिद्वार ऋषिकेश आ रहे हैं वो। तो हेमा पूर्णागिरी के जयकारों के बीच आज आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक राउत ने ठूलीगढ़ प्रवेश द्वार पर फीता काटकर उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरी धाम मेले का शुभारंभ किया। और इस वर्ष मेला 90 दिनों तक चलेगा। आने वाले 15 जून तक देश के तमाम राज्यों से दर्शनार्थी मां पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचेंगे और मेले के संचालन जिला प्रशासन की मदद से जिला पंचायत की तरफ से किया जाएगा। आज शुभारंभ के दिन हजारों भक्तों ने मां पूर्णागिरी के दर्शन किए और आयुक्त दीपक रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश विदेश में सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी धाम मेले का शुभारंभ करना उनका सौभाग्य है। कुमाऊं क्षेत्र के इस लोकप्रिय मेले में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से यहां सभी मूलभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं और मेले को आगे भी विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। होली की भी मैं आप सबसे पहले
सामने आपको देना चाहूँगा। पूरा कुमाऊँ आज होली मना रहा है और माँ पूर्णगिरी मेले का आज उद्घाटन यहाँ पे विधिवत हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा और जिस तरह से मेले का भव्य स्वरूप हो गया है, जो कि 3 महीने का है और लाखों श्रद्धालु जो इसमें देश भर से आते हैं। मैंने मेला समिति से ये निवेदन भी किया है कि इसका ये राजकीय मेला भी हो और इसमें गवर्नमेंट से इसमें और सपोर्ट इसको दें। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं बेहतर समन्वय स्थापित करें, अच्छी व्यवस्था को रखें, क्योंकि लंबे समय तक व्यवस्थाएं बनानी है। तो कोटद्वार से खबर है, जहां पर देवी रोड खुशी होटल के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकरा गया, जिसमें चालक गंभीर रूप से फंस गया। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत करने के बाद ट्रक चालक को ट्रक से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 बजे करीब 20 तारीख को हमारी इमरजेंसी में लाया गया है। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताया जा रहा है, लड़के को चोट लगी है राइट लेग में, बोन एक्सपोजिंग इंजरी है, भर्ती करा जा रहा है इन्हें ऑर्थोपेडिशियन के अंदर। अभी एक बार हम एक्सरे वगैरह हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए इनकी, तो बता पाएंगे। तो वहीं सितारगंज की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर सितारगंज में रक्तदान समिति की तरफ से किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों के सम्मान में सितारगंज के रामलीला हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और इस आयोजन में आपको बता दें कि शिविर में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल हुए। साथ ही भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने रक्तदान शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। वास्तविकता ये है कि पिछले 15 सालों के अंदर 45 लाख करोड़ रुपया एमएसपी से कम भारत के किसानों को मिला है और उस पर एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और उस पर हम आंदोलन करेंगे। और सरकार जो WTO में शामिल होगी है उसकी शर्तों के तहत जो है वो एमएसपी देने में इनको मुश्किल आ रही है और उन एमएसपी से भागने के लिए इन्होंने नए 3 कानून बनाए थे। तो वो एक काफ़ी मजबूत लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी कि इसमें जहाँ तक तो बीजेपी के आने का सवाल है 4 स्टेटों में, यहाँ पे आदमी वोट नहीं डालते, यहाँ पे मशीन वोट डालती है और मशीन तो फिर जिसका राज उसकी भैंस। ये मतलब हमें ये लगता है कि मशीनों की भारी गड़बड़ी है, क्योंकि बहुत सी शिकायतें आती हैं कि जहाँ बीजेपी की बिल्कुल वोट डालने की उम्मीद नहीं थी वहाँ भी बीजेपी की वोट निकल आई, ज़्यादा निकल आई। तो इन सब चीज़ों से ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मशीनों में गड़बड़ है। और रही तो उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के दूरस्थ गांव सरपुड़ा में होली के दिन जमकर बवाल हुआ और दरअसल गांव में विवादित जमीन पर होलिका दहन को लेकर गांव के ही 2 पक्षों में विवाद हुआ। उपजे विवाद को शांत कराने और समझाने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची थी, जहां पुलिस का आरोप है कि ग्रामीणों को समझाने के प्रयास में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और इससे पुलिस की गाड़ी को नुकसान हुआ और कुछ पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने गांव में आते ही बुरी तरीके से मारपीट करना शुरू कर दिया और घरों में घुसकर तोड़फोड़ की, जिससे भारी नुकसान हुआ। वहीं महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और माहौल बिगाड़ने की आशंका के चलते मामला शांत होने तक गाँव में भारी पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई। वहीं आज स्थिति का जायजा लेने खटीमा नायब तहसीलदार यूसुफ अली मौके पर पहुंचे। जो दरोगा सर थे उन्होंने पहले कहा कि किसी पे हाथ नहीं चलाएगा कोई। सुबह से आए हुए थे, सारे लोग थे यहाँ पे, बातचीत हो रही थी, होलिका दहन किया, आराम से सब काम हुआ। फिर अचानक ऐसा हुआ कि एक दूसरे को पत्थर जला लेने लगे। दरोगा सर ने बोला कि कोई भी चार्ज कुछ नहीं। हाँ, सीओ साहब ने बोला कि सबको एक तरफ से डंडा चलाओ, घर से लेडीज। सुबह सो रहे थे, वो कहते चलने लायक थे ही नहीं, वो घूमने जाते, विवाद में नहीं गए वो। और मैं वहाँ पे खड़ी थी, बल्कि मेरे पति वहाँ से लेके आए मुझे, कहा कि तुम वहाँ मत खड़ी हो विवाद में, क्योंकि गांव का विवाद है, हमें नहीं लड़ना है किसी से। सर वो यहाँ पे लेटे थे, यहाँ से पकड़ के गला मान पकड़ के खींच लेके चले गए। मैंने बोला कि सर आप क्यों ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, चुप रहा, तू भी चुप रहना, तुझे भी पड़ेंगे। मैंने कहा मारो मुझे, ऐसे बोला मैंने। कहा तुम भी चिंता मत करो। सरपुड़ा ग्राम और उसमें होलिका दहन को लेकर कुछ लोगों का बहिष्कार करने को लेकर के विवाद हुआ और इस विवाद के तहत पुलिस जो कि मौके पर थी उसके द्वारा सबको समझाया गया
और काफ़ी समझाने के दौरान उन लोगों ने क्योंकि काफ़ी लोग उस नशे में भी थे तो उन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और उस पथराव के दौरान पुलिस की हमारी कुछ गाड़ियाँ थी जिनको नुकसान पहुँचा है और साथ में जो कुछ पुलिसकर्मी हैं उनको चोट भी है। इस पर हम मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए इसमें उठाया गया। सर अभी कम से कम 2-3 लोग उसमें घायल हैं। सर ये उसमें कुछ जमीनी विवाद भी है, पहले से संज्ञान में आ रहा है, तो अभी आगे उसमें देखेंगे हम इसमें तफ्तीश में की क्या। तो अब उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एमडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।